नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मोहन शर्मा। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है और चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 के आम चुनाव, दोनों ही चुनावी घमासान की कमान एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब 2024 के चुनावी रथ के सारथी नड्डा होंगे और महारथी हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी बीजेपी ने अपना चुनाव मोड ऑन कर दिया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा को कांग्रेस का चुनावी मोड माना जा रहा है। उनके साथ विपक्ष के तमाम दल भी खुद को एक साथ लाने के मोड पर काम कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 2023 में होने वाले 9 विधानसभा चुनाव में जो बाजी मारेगा 2024 के चुनावी महायुद्ध का वही विजेता होगा। इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सवाल यह भी है कि विपक्ष में एकता के सूत्र अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में मोदी की रणनीति को चुनाव में कौन चुनौती देगा। सवाल यह भी है कि बीजेपी ने एक बार फिर मोदी ही चुनाव में दाव की तैयारी कर ली है और ऐसे में मोदी लहर का आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव पर कितना असर होगा उस पर भी हर किसी की नजर होगी। और एक बार फिर हमेशा की तरह उठता ज्वलंत सवाल यह कि क्या विपक्ष के पास मोदी के विजय अभियान को रोकने का वाकई कोई प्लान है या एक बार फिर मोदी मंत्र से 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। करेंगे ऐसे ही चुनावों मुद्दों पर सवाल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। बीजेपी ने देश के सामने एक विजन रखा है, नफरत भरा हुआ विजन रखा है। यात्रा ने एक और दूसरा विजन दिखा दिया है। मोदी जी की लोकप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है। ये राहुल गांधी जी की प्रासंगिकता है और भारत की राजनीति में उनकी दिखाई गई एक दिशा है कि सबको अंततोगत्वा गांधी के रास्ते पर लौटना पड़ेगा, चाहे जो हो। तो निशाने पर 2024 है और अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हो सकता है उनकी सरकार केंद्र में हो। कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 2024 में हम सरकार बनाने वाले हैं और बीजेपी कह रही है कि 2024 से पहले 2023 इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से अगर ये 9 राज्य जीत कर गए तो फिर 2024 में उस लहर को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक हकीकत यह भी कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 होते नहीं हैं और उसकी वजह यह कि पिछली बार 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा अच्छा था, लेकिन 2024 में परिणाम बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा कांग्रेस के लिए अपेक्षा की जा रही थी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनके साथ इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। इस वक्त जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कलीमुल हफीज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं
AIMIM के, घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मानव जायसवाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं TMC के, संगीत रागी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अनिल यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इस वक्त मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न आपसे ही है, क्योंकि अब तो स्पष्ट रूप से कहा अमित शाह जी ने कि जेपी नड्डा जी के हाथ में 2024 की कमान और 2023 उससे पहले जरूरी है, तो इसको इस बार चुनौती मानकर चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो 2023 था वो आपके लिए वैसा नहीं था जैसी आशा आपकी पार्टी करती थी। देखिए, हमेशा से पार्टी नेतृत्व ने हमेशा कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हुए देश की जनता को जो नए नए योजनाओं के लाभ पहुंचाए सरकार बनने के बाद, और आज जिस तरह से आदरणीय हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को पुनः 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन से एक टीम खेलती है। वो टीम हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो इस बार 400 के पार जाएगा, क्योंकि हम 2019 में 353 लेकर आए थे और अब की हमारा लक्ष्य होगा 400 के पार का। तो 400 के पार जाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक अवसर दिया है हम लोगों को फिर से, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी जैसा विश्व में कोई लोकप्रिय नेता नहीं है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह से योजनाएं बनाई और जिस तरह से 8 सालों में योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने का काम किया है राम जी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। 8 साल बनाम 60 साल, 60 साल के कार्यों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। 8 वर्षों में गांव गरीब किसान संपन्न हुआ है, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आयुष्मान भारत की विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना हो, चाहे गांव गरीब किसान के लिए मकान बनाए गए हो, बेघरों को घर दिया गया हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा करता था देश में 14 से पहले वो था सुरक्षा को लेकर। तो हमने आज हमारा देश सुरक्षित और मजबूत है, मजबूर नहीं है। अब एक मजबूत सरकार देश में चल रही है जो हैट्रिक करेगी। जी को मैं चर्चा में लेके आता हूं अनिल यादव साहब, क्योंकि मैं जिसका रेफरेंस दे रहा हूं वो 2018 के चुनाव हैं। आप लोग पिछली बार भी ऐसे ही जोश के साथ थे, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई, राजस्थान वालों ने जिता दिया, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन 2019 में जब आप आए तो फिर एक प्रचंड जीत मोदी सरकार को मिली। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है? देखिए, बदलाव तो ना मेरे कहने से होगा ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के कहने से होगा। बदलाव तो देश की जनता करती है जी। और जहां तक बात इस मुद्दे की है कि मोदी वर्सेस विपक्ष, मैं आपको बताता हूं कि ये 2024 का जो चुनाव होगा या आने वाले साल में जो चुनाव है, ये मोदी वर्सेस विपक्ष नहीं है, बल्कि मोदी वर्सेस मुद्दे हैं। और ये तमाम मुद्दे हैं जो 2014 से 24 के बीच में मोदी जी ने उठाए हैं। मुद्दे कह लीजिए, वादे कह लीजिए, या जुमले भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जब 24 में जनता के सामने मोदी जी जाएंगे तो देश की जनता पूछ रही होगी उनसे कि भाई मोदी जी, आपने कहा था कि जो डीजल पेट्रोल है जो पहले 60 रुपए हुआ करता था आज 100 के पास पहुंच गया है, जो गैस सिलेंडर जो 400 का हुआ करता था वो 1000 पार पहुंच गया है, और जो डॉलर जो रुपया जो होता था जिसके साथ देश की गरिमा जुड़ी होती थी वो जब 58-60 होता था तो आज 80 के पार क्यों पहुंच गया है, तो वो जनता देखेगी। और अभी एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश का 50% जो दौलत है, जो संसाधन है, वो 1% आदमी के पास है। तो आप मुझे बताइए, क्या 99% जो लोग जिन्होंने मोदी जी को उन 1% ने नहीं चुना, हालांकि काम वो उन 1% के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 99% है उसमें लोग नहीं पूछ रहे होंगे मोदी जी को कि मोदी जी 10 साल में हमने आपको चुना, लेकिन जब बात दौलत की आई, संसाधन की आई, तो ये 1% के पास क्यों चला गया? संगीत रागी को लेके आता हूं, क्या मिला? एक सेकंड, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता दे देगी। बिल्कुल संगीत रागी साहब, ये जो दौलत की बात है कि सब कुछ 1% लोगों के हाथ में चला गया, ये पिछले 7-8 साल में कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या इसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए? देखिए, एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम एक बाजार की व्यवस्था में हैं और दुनिया में भी बाजार की व्यवस्था, हम कोई अपना एक टापू तो है नहीं, हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं। और ये 1980 और 70 के दशक की राजनीति जो है वो आज के दिन में मुझे नहीं लगता है। दो ही प्रकार के एजेंडे थे, या तो आप गरीबी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, या आप धन संपदा इतना अकूत कमाइए
कि बेशक गरीबी और जो धनाढ्य और बाकियों के बीच में अंतर है, लेकिन आपको जो है वो इतनी चीजें, इतनी सुविधाएं इतनी मिले कि जिससे आपको जो है वो सोशलिज्म की तरफ जाने का कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़े। यूरोप ऐसे ही किया और यही कारण है कि वहां पर क्रांति नहीं हुई, इसमें कोई दो राय। आप जरा देखिएगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय पर कैपिटा इनकम कितना था? आज यदि आप कहेंगे तो पर कैपिटा इनकम उस समय से दुगनी हो गई है। इंडिपेंडेंट एजेंसी के कहते हैं कि 1,28,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हो गए हैं। आप जरा 2012 और 14 का आंकड़ा जरा निकाल करके देखिएगा तो तब आपको पता लगेगा कि कहाँ है। इसलिए ये बेतुका और नारेबाजी सिर्फ होती है टेलीविजन पर कि अरे पेट्रोल का भाव कहाँ चला गया। एक समय जब 1998 में था तो उस समय पेट्रोल की कीमत क्या थी? 1998 में पेट्रोल की कीमत 18 रुपए थी, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 76 रुपए थी। तब कोई जाकर के कहता अरे इतना 5 गुना जाकर के बढ़ गया है पेट्रोल की कीमतें। तो ये सारी, क्योंकि उस समय आपके जितना उसी अनुपात में आपकी आय भी बढ़ती है। दूसरी बात देखिए, 3.64 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। आप 9वें पायदान पे थे, 5वें पायदान पर आकर के विकसित देशों की श्रेणी के आप खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी ने कोई अर्जित नहीं किया है? आपके जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे वो सारे एकाएक जो बंद पड़े हुए थे, जो ऑप्टिमम लेवल से बहुत ही नीचे काम करते थे, वो सारे ऑप्टिमम लेवल पर काम करना शुरू कर दिए। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज के दिन में जिस रफ्तार से नेशनल हाईवेज बन रहा है वो उस समय की सरकारों के दुगने रेट से बन रहा है। ये क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करता है? आप कह रहे हैं कि सिलेंडर की कीमत, मैं किसी भी चीज को है, देखिए ये तुकबंदी और नारेबाजी होती है। दूसरा एक नारेबाजी क्या दिया जाता है, आपने आकाश बेच दिया, ये बेच दिया, वो ये राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए सब ठीक है, लेकिन सवाल है कि आप ये कह रहे हैं राजनीतिक जुमलेबाजी में और भाषणों में जनता नहीं फंसती है, जनता हकीकत देखकर वोट करती है। 10 सेकंड 15 सेकंड और ज्यादा लूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना गरीबों के कल्याण के लिए सोचा और उनकी डिग्निटी को सुरक्षित किया, मैं आपको डिग्निटी जानबूझकर, जो महिलाएं, गरीब घर की महिलाएं संध्या काल का इंतजार करती थी कि हमको शौच जाने के लिए हमें, उनको न नीतीश ने सोचा, न मुलायम सिंह ने सोचा, ये तो गरीबों के मसीहा थे, न मायावती ने सोचा, न कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में सोचा। उसकी डिग्निटी को, यदि गरीबों की डिग्निटी को किसी ने लौटाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने लौटाया। कलीमुल हफीज रिप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मैं जायसवाल साहब के पास चलूंगा। कलीमुल हफीज जी, देखिए, हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता ने एक गलत आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा, ऑक्सफैम ने कहा है 1% लोगों के पास 40.5% यानी 40.5% दौलत है और 10% टॉप इंडियंस के पास 77% वेल्थ है, और ये पिछले 2 साल में 3 साल में 2.5 गुना बढ़ी है। दूसरी बात, हम दुनिया के सबसे मोस्ट अनइक्वल कंट्री हैं। तीसरी बात, जिस तरह से दुनिया के जो जितने भी ये कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, जिस साम्राज्यवाद की या जिस मार्केट की बात कर रहे थे रागी साहब, यूरोप की या अमेरिका की, उनकी यहां 10% लोगों में जितनी वेल्थ है उतने हमारे यहां 1% लोगों में वेल्थ है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो सरकारें हैं वो उनके चंद अमीर दोस्त हैं, उनको वो बार बार मालदार करती चली जा रही है और उनकी जो वेल्थ है वो 10-10 गुना बढ़ गई है। तीसरी बात, जो उन्होंने ये कहा कि 6 करोड़ 30 लाख लोग पिछले 2 साल में गरीबी की नीचे रेखा से नीचे चले गए, यानी 63 मिलियन और आगे आ गए हैं। और एक जो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि जिस तरह के आंकड़े इंडिया के हैं, अगर यही रहे तो 941 साल लगेंगे एक एवरेज इंडियन को, एक दुनिया के एक एग्जीक्यूटिव जो कमाता है कंपनियों में, उसके बराबर आने में। अब उन्होंने इसका एक सोल्यूशन भी दिया है। सोल्यूशन उन्होंने ये कहा है कि ये आखिर, चूंकि प्रॉब्लम इसलिए हुई कि इन्होंने वेल्थ टैक्स नहीं लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स में और रिलैक्स किया और कॉर्पोरेट दोस्तों को मदद की, तो इसका सोल्यूशन अब ये है कि अगर 1% भी वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए यानी अंबानी और अदानी पे, तो देश की गरीबी का एक बड़ा हिस्सा इससे दूर हो जाएगा। तो सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहां जो लोग बैठे हुए हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं और एक बाकायदा
मोहसिन रजा साहब हैं, ये दोनों बताएं क्या ये वेल्थ टैक्स लगाने जा रहे हैं देश के 99% जनता को सहायता पहुंचाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए? क्या लगाएंगे? ऐसा प्लान है? अभी बजट आने वाला है फरवरी में। संगीत रागी जी। जी जी देखिए, बंधु ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगाया जाता। हम उनको मालूम होना चाहिए कि कॉरपोरेट टैक्स लगता है, और आपको मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जिसको सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स भारत के अंदर ही था। यही कारण था कि आपके यहाँ निवेश नहीं आते थे, इसलिए कांग्रेस के सरकार के समय ही तो फिर रागी साहब 1% लोगों के पास 40.5% मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूं। इतना तो धैर्य रखिए, कम लगाया है रागी साहब। देखिए, जिसे एशियन टाइगर्स बोला जाता है, मैं तो आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूं। जैसे सिंगापुर की इकोनॉमी है, कोरियन इकोनॉमी है, ये सब डबल डिजिट्स इकोनॉमी में राइज कर रहे थे। तभी कांग्रेस के सरकारों के समय ही ये बात चली थी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है, हमारे यहां नहीं हो रहा है। तो हुआ कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू, इसलिए वो कंपनियां जो है, फॉरेन कंपनियां, आज के दिन में कंपनियां चाइना छोड़ करके भारत की तरफ निवेश कर रही हैं। मेरी बात प्रूव कर दी कि आपने कॉर्पोरेट को जो सहायता दी, दूसरी बात, सर आपके पास विकल्प एक ही है, विकल्प एक ही है कि नेहरूवियन, प्लीज मुझे अपनी बात खत्म कर देने दी, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। एक नेहरूवियन समाजवाद था। मतलब आपने मेरी बात प्रूव कर दी। अरे सुनिए तो सही, मेरी अपनी बात 10 सेकंड में मैं खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, एक तो देश के सामने यह विकल्प था कि नेहरूवियन समाजवाद और कम्युनिज्म के गंदे समाजवाद के साथ जिए, जिसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल हो, लेकिन पूरा देश दरिद्रता में जिए। जब न हमारे पास सड़कें होती थी, न जहाज होते थे, न हवाई जहाज बढ़िया से उड़ते थे, न इतने सारे ट्रेनों की अच्छी ट्रेनें थी। दूसरी तरफ यह है कि आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिए, लेकिन इतना सुनिश्चित करें कि हाँ, लोगों की बेसिक सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान रखें, और अंतर होगा, वो धीरे धीरे अंतर अपने आप पटते जाएगा, जो बाकी दुनिया में हुआ है, लेकिन वो फर्स्ट फेज में नहीं हुआ है, सेकंड फेज था। ठीक, मैं वापस लौट के आता हूं, चूंकि ये कलीमुल हफीज का प्रश्न थोड़ा गंभीर था, इसलिए संगीत रागी जी को मैंने अलाउ किया कि उसका जवाब दें और आर्थिक स्थिति के बारे में। लेकिन मानव जायसवाल, सवाल यह है कि क्या टीएमसी को इस बात ये कबूल है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें और टीएमसी उनका सपोर्ट करे, चुनाव लड़े? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ही विधानसभा में कह रहे थे कि समय का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है केंद्र में हमारी सरकार हो। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आप सबको शुभकामनाएं हैं। और जहां तक बात है सर, अभी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ये सोचना कि हम कहां डिबेट कर रहे हैं, हम किस लिए डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि 2024 आने वाला है, उसके पहले 2023 है, और मैंने सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ बीजेपी के तथाकथित सपोर्टर, जो एक्चुअल बीजेपी के ही एक प्रवक्ता है, उनके बारे में सुना। एक हमारे जो आदरणीय जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने बोला 8 साल बनाम 60 साल। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बोला 8 साल। देखिए, पिछले 60 साल मैंने 67 सालों में हमारे देश का टोटल कर्ज था 56 लाख करोड़। इस 8 सालों में हो गया 149 लाख करोड़। 85 लाख करोड़ के आसपास लगभग ये 8 सालों में इन्होंने ले लिया है। 10-10.5 लाख करोड़ हर साल ये कर्जा लिया, पता नहीं पैसे कहाँ रखे हैं। हमारे संगीत रागी जी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि भाई पहले के जो नेहरूवियन थियरी थी, कम्युनिस्ट थियरी थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ थियरी होंगी, लेकिन धराधर पे क्या था? ट्रेनें थी, धराधर पे हवाई जहाज कंपनियां थी, जो सरकार की थी, केंद्र की थी, बहुत से ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं, आईआईटीज है, एम्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बस फर्क इतना है कि आज आप कर्ज भी ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अरे थोड़ी सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, तो उतारू क्यों हो जा रहे हैं? रुकिए, सुनिए, आप डिस्टर्ब करते हैं। हमने डिस्टर्ब नहीं किया, हमने तो हाथे उठाया, आप भी हाथ उठाइए, कलम दिखाइए। अब ये क्या बोलते हैं कि किस थियरी की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो 400 करोड़ के ऊपर कर्ज था, सुई तक नहीं बनाते थे हम लोग। ये किसी ने, हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम कुछ ना कुछ बेच पा रहे हैं, जो ये बेच रहे हैं। मेरे दादा परदादा शायद हल चलाते होंगे, आज हमारे पास मकान है, तो इसके लिए मैं अपने दादा परदादा को गालियां नहीं दूंगा, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं। यही हमारी संस्कृति है, लेकिन इनको नहीं पता चलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि एनपीएस जो हो रहे हैं हमारे देश में किस तरीके से है। आज आपको मैं बता रहा हूं 2024 क्या है। हमारी नेत्री ने बताया है 2024 की लड़ाई जनता थे क्या वर्सेस बीजेपी के है। बंगाल में कम्युनिस्ट आपके दादा परदादा थे। जीरो मिल के गए, आपको जीरो लेके गए। आपके बड़े बड़े सरकार के दावे आए थे
ठीक है। 37 साल के बंगाल में कम्युनिस्टों का जब शासन था तो उनको भी आप दादा परदादा मानते हैं क्या? अरे सुनिए ना महाराज। नहीं, कम्युनिस्टों के प्रति आपके दादा परदादा वाली ही रिलेशनशिप है क्या? अब आप देखिए कितने अभद्र हो जाते हैं कभी कभी आप। अरे भाई मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, अभद्रता इसमें तो मैंने कोई ना मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। मैंने देश के आजादी, जायसवाल जी देश की आजादी जल्दी कंप्लीट कीजिए, करोड़ के कर्ज के बारे में आपको अवगत कराया, धन्यवाद। अब मैं पूछना चाहता हूं सर, आप जो बताते हैं ना 2024 बहुत सुंदर तरीके से, जिस तरीके से आज हमारी नेत्री ने जो लड़ाई करी 2021 में पूरे देश को पता चला कि बीजेपी कैसे हारती है। अभी इन्होंने क्या किया, नड्डा जी को 1 साल का एक्सटेंशन दिया। ये बहुत सारे एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन ये वही नड्डा जी है ना जो हिमाचल के हैं, हार गए ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब 156 इंच का सीना है गुजरात में, तो किसकी क्रेडिबिलिटी है और हार किसकी है, ये दुविधा है, ये नहीं बता पाएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगा इनको। साथ ही साथ पूछना चाहते हैं सर, ये जो 8 साल बनाम 60 साल है ना, यही आपको ले बीतेगा। क्यों? क्योंकि जो बेरोजगारी का दर है वो पिछले 40 साल 50 साल में नहीं हुआ। जो जिस तरीके से महंगाई आपके मुताबिक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा और हार जाएगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी ऐसी बात है जो 2019 में नहीं कही गई कि कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां नहीं है, वादे पूरे नहीं किए? ये कौन सी ऐसी बात थी जो 2019 में नहीं दोहराई विपक्ष के नेताओं ने? और कौन सा बड़ा फर्क 2019 से 2023 में जब चर्चा कर रहे हैं, तो क्या बड़ा फर्क है आपके नैरेटिव में? मैं ये जानना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के। मैंने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर तो नहीं दिया मानव जायसवाल जी ने कि क्या टीएमसी को कबूल होगा कि वो राहुल गांधी के साथ जाए। क्या समाजवादी पार्टी ये तय कर पा रही है कि कैसे चुनाव लड़ना है? राहुल गांधी के साथ जाकर चुनाव लड़ना है, अकेले अपने दम पर मोदी जी को हरा लेंगे? क्या आप लोगों का अप्रोच रहेगा चुनाव में? तिवारी जी लगता है आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार, आप जी आ रही प्लीज बोलिए। 3 बातें प्रमुख हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी 2024 में शानदार जीत दर्ज करती यदि 2014 में अपने किए हुए वादे या 2019 में किए हुए किसी भी एक वादे को पूरा किया होता, बनाम काला धन आया होता, आपके किसी भी दर्शक के अकाउंट में 15 लाख आए होते, टैक्स पेयर को 2-3% की छूट मिली होती इस काला धन से, या फिर बुलेट ट्रेन चल रही होती, किसान की आय डबल हो गई होती, हर परिवार के पास घर होता, हर घर में 24 घंटे बिजली होती, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा होता, सबका साथ सबका विकास हो रहा होता, तो इनमें से कोई भी एक बात जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने की थी उसको अगर पूरा किया होता तो शायद 2024 उनके लिए हैट्रिक का अच्छा साल हो सकता था। दूसरा, आपने पूछा कि 2019 में ये सारी बातें की गई थी। 2019 का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा की एक पृष्ठभूमि में लड़ा गया था और उस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विजय मिली थी। लेकिन 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों, जिन वादों का राम नाम सत्य है हो चुका है, उन वादों की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बूढ़ा जर्जर नेतृत्व रहेगा, उनके पास कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहेगा। पूरे देश में जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाई किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, महबूबा मुफ्ती जी, या फिर पंजाब हो, या फिर शिवसेना हो महाराष्ट्र में, उन सभी पार्टियों को भारतीय के चीथड़े उड़ा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन पार्टियों को तबाह किया, उनके नेताओं को तबाह किया, उन्हें परेशान किया। लेकिन तिवारी जी फिर भी आप फिर भी ये नहीं बता रहे हैं कि 2024 में आपकी रणनीति क्या है, जो सवाल है। ये तो तमाम लोग कह रहे हैं कि 2024 की रणनीति, जैसा मैंने कहा कि 2024 में, अब मैं तो खुलेआम अभी से लेकर 2024 की चर्चा होती रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से वोट मांगता हूं कि यदि आपके बच्चे को मुद्रा लोन मिला है, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके 8 साल में आपके बच्चे को इस पार्टी ने मदद की है नौकरी लगवाने में, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप महंगाई से पीड़ित नहीं है, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया है, 40 रुपए का डॉलर कर दिया है, और आपको महंगाई फेस नहीं करनी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके आसपास कोई किसान है या आप किसान परिवार से हैं, आपकी आय दोगुनी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके आसपास अमन चैन है, प्रतिदिन आपके जहर आपके दिमाग में
आपके घर में, आपके बच्चों के सामने हिंदू मुस्लिम जहर नहीं बोया जाता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर ये सारे नहीं है तो ये मान लीजिए कि पिछले 8 साल में आपको बेइंतहा इस पार्टी ने बेवकूफ बनाया है, अपने चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाया है। अच्छा अप्रोच है। मोहसिन रजा साहब के पास मैं चलता हूं और आपको आगे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करती ये बिल्कुल देखा जाना चाहिए वोट देते वक्त, जो घनश्याम तिवारी जी आप कह रहे हैं, अच्छा अप्रोच है। ये बिल्कुल देखा जाना चाहिए कि आपके आसपास क्या घट रहा है। अगर आपके आसपास मकान लोगों को, गरीबों को मिल रहे हैं, देख लीजिए। अगर मिल रहे हैं तो वोट कीजिए, नहीं मिल रहे हैं तो मत कीजिए। सरकारें इसीलिए होती हैं। अगर ओडीएफ हो रहा है तो वोट कीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। देखिए, ये मैं मोहसिन रजा साहब से मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए राम मोहन जी, पहले लोग जिसे वो हिंदू मुस्लिम कहते हैं, वो एक प्रकार का जो इस देश के नकली धर्मनिरपेक्षता चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो मस्जिद तक जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सोमनाथ के उद्धार से उनको प्रॉब्लम था। इस देश में 1947 के बावजूद बाबरी मस्जिद खड़ी रहे, काशी विश्वनाथ पर मस्जिद बन जाए, ठीक है, आप कह रहे हैं ये सारी चीजें होती रहे, उसका प्रतिकार न हो। सवाल ये इनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब ये है, इनके लिए ये सारी चीजें देख लीजिए और इसके आधार पर जनता बीजेपी को वोट कर दे। अगर जनता को लगता है कि ये सारी चीजें जो वादे थे वो हल हो गए हैं तो 2024 आप जीत जाएंगे। मोहसिन जी। राम मोहन जी, मैंने कहा कि अभी हमारे टीएमसी के मित्र बड़ा ज्ञान बांट रहे थे। अलगाववादियों और घुसपैठियों के साथ सरकार बनाने वाले लोग, उनके साथ मिलकर सरकार चलाने वाले लोग, देश को खतरे में डालने वाले लोग, और अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे जिन्होंने अपराधीकरण कर रखा था राजनीति में उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं। और राष्ट्र को सुरक्षा देने वाले आदरणीय मोदी जी, अरे बेचैन मत होइए, चीखिए मत, आराम आराम हौले हौले चलिए। हम 24 में आपको हराएंगे और 24 में हैट्रिक करेगी भारतीय जनता पार्टी जीत की। आदरणीय मोदी जी ने जो विकास किया है वो विकास किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, खाली आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सिक पा रही हैं। गांव गरीब संपन्न हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप लोगों की दुकानें बंद हुई हैं। आज देश था कि नहीं, बीच में अगर आपको अपने बीच में बोलना पसंद नहीं है घर मिल रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैंने आपको उत्तर देते वक्त टोका नहीं। और कोरोना काल में हमने तो विश्व स्तर पर भी वैक्सीन। 1 मिनट रुक जाइए, आपको उत्तर देने का समय दूंगा मैं। सुरक्षा भी दी और सुरक्षा खाद भी दी, तो इसलिए आप बेचैन हैं। आप सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। आप लोगों ने देश को खतरे में डालने का काम किया और 2014 से रो रहे हैं। आप सारे लोग रो रहे हैं, अब की हरा देंगे, अब की हरा देंगे, अब की हरा देंगे। अरे भाई, देश की जनता जिताती है, आप नहीं हरा सकते। देश की 135 करोड़ जनता को विश्वास है आदरणीय मोदी जी के ऊपर। आप पर विश्वास नहीं है, आप लाइए ना नेशनल लेवल पर अपना कोई नेता, तो हम जाने। आपको नकार दिया है जनता ने। आप घुसपैठियों के साथ सरकार बनाते हैं, वो अपराधियों के साथ सरकार बनाते हैं। हम हिंदुस्तानियों के साथ सरकार बनाते हैं और हिंदुस्तानियों की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र की धार्मिक धरोहर की भी चिंता करते हैं। अभी रागी जी ने बहुत अच्छे से आपको जवाब दिए, आप सब बेचैन हो गए। आपको जवाब से संतुष्ट इसलिए नहीं होंगे, 14 हारे आप, 19 हारे, 24 में फिर हारेंगे आप। अभी आप देखिएगा प्रचंड बहुमत, मैंने कहा ना 400 सीटें हम जीतेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिएगा और आप सब चीखते रहिएगा। बार बार आप सब एक होते हैं, आप देश को हराने खड़े होते हैं। मोदी जी देश को नहीं झुकने देना चाहते, इसलिए जनता उनके साथ खड़ी होती है। आप लोग देश को हराने वाले लोग हैं, मोदी जी देश को जिताने वाले इंसान हैं, इसलिए आदरणीय मोदी जी के साथ में देश की पूरी करोड़ जनता खड़ी रहती है। आपको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। आज देश की जनता संपन्न हो रही है, ये आंकड़े अपने पास रखिए। आज मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन मुझे अनिल यादव जी के पास चलना है। गांव गरीब संपन्न देखिए, आपको अगर एयर कनेक्टिविटी, मेरा ये कहना है कि आपको अगर गुजरात नहीं दिखता, हिमाचल प्रदेश दिखता है, तो फिर आपको नंदीग्राम भी दिखना चाहिए। आपको फिर नंदीग्राम भी दिखना चाहिए अगर आप इसी आधार पर एनालिसिस करते हैं किसी नेता का होना। जी, अरे भाई, ये लोग तो वहां पर अपराधीकरण भी किए हुए हैं राम जी। ये देखिए, ये लोग तो बहुत बड़ा गुंडों के दम पे, घुसपैठियों के दम पे, अलगाववादियों के दम पे सरकार चलाते हैं। मैं अनिल यादव जी को लेकर आता हूं चर्चा में। एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने अनिल यादव जी को प्लीज जायसवाल साहब और
अरे मोहसिन साहब आप रुक जाइए भाई, और लोगों को बोलने दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि जब थोड़े समय की डिबेट होती है तो भाषण का समय नहीं होता। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये टेक्निक होती है, ये मुद्दों से डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मैंने तो बड़ा सीधा, जब आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया तो मैंने तो 2-3 चीजों पे बात करी, बेरोजगारी क्या आप इधर रहेंगे उधर रहेंगे? सुन लीजिए, पहले तक तो आप कहीं और बैठते थे, आज आप वहां आ गए। व्यक्ति हैं भाई, जिसको देश की जनता ने नकार दिया है। आप बड़े भाई हैं, कांग्रेस पर से तो विश्वास पूरी देश की मोहसिन जी क्या हो रहा है? शर्मा जी क्या हो रहा है? मोहसिन जी क्या हो रहा है? मोहसिन अनिल यादव को मुद्दों पर रिस्पॉन्ड करने दीजिए, ठीक है? नहीं बदलाव होता रहता है। आप लोगों ने भी बहुत से लोगों को कबूल किया। मोहसिन जी बहुत से दलों से आपके भी नेताओं को कबूल किया, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। भटक रही है सड़क पे कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस लेकिन मोहसिन रजा साहब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट नहीं कह सकते अपना। भटक रही है कांग्रेस। मोहसिन रजा साहब थोड़ा सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं मैं, फिर आपके पास आऊंगा, आप भी उत्तर देंगे। अनिल यादव बोलिए। स्ट्रेटजी क्या है? पहले मौका दिया। नहीं, मेरा सवाल ये तो सुन लीजिए अनिल जी। अनिल जी तो 3-4 चीजों पे बात करी। मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी क्या है कांग्रेस की? बात करी जी क्या स्ट्रेटजी क्या है कांग्रेस की? टीएमसी साथ आ रही है, क्योंकि जब लोकसभा है तो आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। सारे राज्यों से सीटें जीतकर आनी पड़ेंगी, तब जाकर वो सीटों का गणित 272 के आसपास बैठता है। तो क्या सभी नेताओं से बात हुई है? मैं उसी पे आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन 1 मिनट मुझे इस पे रिवर्ट करने दीजिए। देखिए मैंने, जब आपने मुझे पहले मौका दिया तो मैंने 2-3 चीजों की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, महंगाई की बात करी, और जो गरीबी अमीरी का जो खाई है जो बढ़ती चली जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, उसकी बात करी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने या जो उनके सहयोगी बैठे, किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया। वो कभी 1970 की बात करने लगे, कभी 98 की बात करने लगे, कभी अमेरिका की बात करने लगे, और कभी यूरोप की किसी और जगह की बात करने लगे। देखिए ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है जिससे मुद्दों पर बात ना हो पाए। मेरा एक सीधा सा सवाल है, यदि मोदी जी इतने ही आमजन के हितैषी हैं तो मुझे बताइए। अरे सुन लीजिए भाई, ऐसे नहीं रागी जी, कितना अंतर आया है जरा ये बता। रागी जी शोभा नहीं देता ये। अरे डायमंड पर शर्मा जी, डायमंड पर इस देश में 1% जीएसटी है, रोटी पर 5% है, और पराठे पर 18%। सवाल है नहीं, आप आरोप भी ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं हम पर, क्योंकि आपको पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गांव गरीब किसान हर इशू पर काम किया है देश में। आज 8 वर्षों में देश में हर विषय पर काम हुआ है, हर जगह विकास हुआ है, हर कोने में विकास हुआ है। आपके पास कुछ नहीं है। 700 अगर दुकानें बंद हुई हैं तो आप लोगों की मृत्यु हो गई। जो आप गरीबों के ऊपर अपनी दुकानें चलाते थे, गरीबों को लूटने का काम करते थे, आप लोगों ने गरीबों को लूटने का काम किया था। आपने बेघर किया था, मोदी जी ने गरीबों को घर दिया। कांग्रेस ने बेघर किया। अरे शौचालय नहीं दे पाए आप पूरे 60 सालों में। आपने पूरे देश को सड़क पर शौच करने को मजबूर किया। आप लोगों ने पूरे देश को, कांग्रेस ने सड़क पर माँ बहनों को, हमारे बुजुर्ग भाई बहनों को सड़क पर शौच करने के लिए मजबूर किया। करोड़ों शौचालय देकर इज्जत बढ़ाने का काम, इज्जत घर देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। आपने तो लूटने का काम किया, मनरेगा के नाम पे लूटा, आपने कभी घर के नाम पे लूटा, आपने किसी और नाम पर लूटा, सिवाय लूटने के। और अगर किसी को संपन्न करते थे आप, अपराधियों को और आतंकवादियों को संपन्न करते थे, जिनको घरों में घुस के एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने बताया कि आज देश बहुत सशक्त है, आज देश बहुत ताकतवर है, मजबूत नहीं है। आप लोगों के टाइम में देश मजबूत था, विदेशों से चलता था। हिंदुस्तान की सरकारें विदेशों से संचालित होती थी। कलीमुल्लाह हफीज जी पर चर्चा में लेकर प्लीज मोहसिन जी, अनिल यादव जी, दोनों लोग प्लीज। कलीमुल्लाह हफीज साहब, जिस चीज का जिक्र हो रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी जी सर बोले आप बोलिए, आप सवाल करिए। मैं तो ये कह रहा था कि जिस चीज का जिक्र हो रहा है, मैं तो जब से बड़ा हुआ और जब से संवाद सुनना शुरू किया तो यही सुनता आया हूं कि एक तरफ अमीरों का भारत है, दूसरी तरफ गरीबों का भारत है। ये नए नारेबाजी या नई बात नहीं है। अभी अगर आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उससे पहले क्रेडिट स्विस की 2012 की रिपोर्ट है, और हर साल अमूमन इस तरह की रिपोर्ट आती है। कभी कोई कहता है कि 1.5% लोगों के पास 40% दौलत है, कोई कहता है इस बार आई 1% लोगों के पास है। तो ये अगर आपके लिए नया है तो आप उस पर नए तरीके से प्रतिवाद कीजिए, या आपको लगता है कि नहीं इसका राजनीतिक लाभ हो सकता है तो आप उसको बोल सकते हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन
ये क्या आप नहीं मानते कि ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में चुनाव तो जमीन पर लड़ना होता है, या रिपोर्ट्स चुनाव जिता देंगी? देखिए, ये जो मैंने जिस रिपोर्ट की बात की, या जिस रिपोर्ट की और लोग भी बात कर रहे थे, ये बाकायदा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट है और डावोस में बाकायदा प्रेजेंट हुई है और इसको पूरी दुनिया मानती भी है और नहीं भी मानती। नहीं, कलीमुल्लाह हफीज साहब, आपके लिए ये हमारी सरकार से बताइए जिसको दुनिया मानती है। पहली 2010, 2012, 2014 स्टडीज, वो रिपोर्ट्स आएंगे नहीं? राममोहन शर्मा जी, आप मुझे अगर बात पूरी करने देंगे आपको तो बात करने दूंगा, लेकिन मैं जो पूछ रहा था, इस तरह की जो स्टडीज होती है, क्या रिपोर्ट्स के आधार पर चुनाव जीतेंगे? मैं आपको वहीं पे आ रहा हूं। देखिए, इस तरह की जो स्टडीज होती हैं वो सरकारों की मदद करती हैं कि सरकार आखिर आगे की प्लानिंग क्या करे। अब सरकार को वेल्थ टैक्स लगाना ही होगा, तभी जाके ये इनकी वेल्थ पे भी कंट्रोल होगा और ये इक्वलिटी भी आएगी, जो इस वक्त हम इनइक्वल हैं। दूसरी बात, इसको छोड़ दीजिए, रिपोर्ट मान लीजिए कि ये छाप गलत बनी। मैं दूसरा पॉइंट देता हूं कि जब 2014 में जो क्रूड ऑयल का प्राइस था $110 प्रति बैरल, तब देश में, दिल्ली में 66 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था और बहुत हुल्ला बचता था कि इतना क्यों महंगा बिक रहा है। आज जो इंटरनेशनल प्राइस है 55 रुपए, उसमें भी चूंकि हम रशिया से खरीद रहे हैं और वो 20% कम में हमें मिल रहा है, $40 से कम रेट है। और जो हम 1 मिलियन पर डे 1 मिलियन बैरल खरीद रहे थे, अब हमने 2 मिलियन कर दिया है। यहां तक कि हमारी जो इंडियन जो ऑयल कंपनीज हैं, रिलायंस और अडानी और नायरा, ये अमेरिका तक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इतनी खरीदारी हम कर रहे हैं और इतना हम पैसा बचा रहे हैं कि $40 से भी कम पे खरीद रहे हैं और हमने रेट अपना अभी भी 100 करा हुआ है, तो अगर ये जो पैसा है ये जा कहां रहा है? ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है बाईपास हो के अदानी अंबानी को फिर चला जा रहा हो? ये गरीबों के हिस्से में क्यों नहीं आ रहा? ये एक मुद्दा है, इस इलेक्शन का ये मुद्दा रहना चाहिए। और ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय बाजार का मूल्य है। और आज जिस रेट में पेट्रोल बिक रहा है वो, तो ये सरकार भाग जाएगी। अब मोहसिन रजा साहब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जी, नहीं, एक मिनट समझाइए। मैं पॉइंट आपका वैलिड, संगीत रागी जी इसको उत्तर देना चाहते हैं। पैसा गरीबों के पास ही जा रहा है, मैं बता रहा हूं। और हम तो आपको देखकर बड़े खुश हो रहे हैं कि काश कि हमारे मदरसे के बच्चों को भी आपने निकाल कर अपनी तरह ऐसे ही बढ़िया सा कोट पहनाकर और टाई लगाकर बैठा दिया होता। आज भी बेचारों को मदरसे में डाले हुए हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार में उनको जो है एक हाथ में कुरान कंप्यूटर मिल रहा है, आज उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आपने लूटने का काम किया है, खुद तो बैठे हुए हैं और आपका नेता मौलाना बनकर घूमता है पूरे देश में। तो आप समझ लीजिए कि गेम क्या चल रहा है। आप उत्थान नहीं कर रहे हैं, आप निजी स्वार्थों की राजनीति कर रहे हैं। उससे बाहर निकलिए, आदरणीय मोदी जी से कुछ सीख लीजिए। देश की जनता गेम समझती भी है और गेम करती भी है राजनीतिक दलों के साथ। वो अलग अलग राज्यों की जो चुनाव के परिणाम है उसमें झलकता है। संगीत रागी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो पॉइंट था वो वैलिड था। संगीत जी देखिए राम मोहन जी, उन्होंने कहा ये पैसा कहाँ जाता है, बिल्कुल उनके वाजिब सवाल है। 11 संगीत जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ गरीबों को टॉयलेट्स बना करके भारत सरकार ने दिया है। ये कोई राज्य सरकारों की देन नहीं है। दूसरी बात, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, ध्यान रखिएगा, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बना करके दिया है। यह भी डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई हवा में बात करने और सपने की बात है। जब जनधन योजना आ रही थी तो कहा जाता था कि देखिए क्या, प्लीज सर मिलेंगे 3 करोड़ छूट है। सुनिए सर, ये आपकी सरकारी रिपोर्ट है। सिर्फ सर अब तो हम ओवैसी साहब के दफ्तर से थोड़े रिपोर्ट लाएंगे। सर, हम ओवैसी साहब के दफ्तर के थोड़े रिपोर्ट हम रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सरकार ने गलत बोला है, जाकर के FIR कर दीजिए, जाकर के कोर्ट में चले जाइए। इसके अलावा जनधन योजना, अरे आपके ओवैसी साहब वो 27 एकड़ के बंगले में रहते हैं, वहां पर अपने आय का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है अपनी पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने देखा है कि गांधी परिवार, वाड्रा परिवार के पास ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, इसके बावजूद भी उनकी अकूत संपत्ति के मालिक कहां से हो गए भाई? इसके अतिरिक्त मैं जो कह रहा हूं, जब जनधन योजना आपने कहा था, कहां सा इसके जनधन अकाउंट के तहत 0 है भाई। 1,83,000 करोड़ उनके बेनिफिशियरी, 47 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास 1,83,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में है। भाई कैसे है?
ऐसे ऐसे थोड़े हो गया है। आप यही कारण है कि आप तमाम दलितवाद और फलनावाद जितनी नौटंकी कर लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो जमीन पर लोगों को दिया है, यही कारण है कि जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके लोग वोट कर रहा है नरेंद्र मोदी को। आप नहीं उनको पीट सकते हैं। आपके पास कोई नया वैकल्पिक कोई प्रयोग करने की आपके पास नहीं, सुनिए तो सही। अरे आप कांग्रेस पार्टी के भाई, कांग्रेस पार्टी के पास कोई नया प्रयोग करने के लिए कोई चीज हो तब ना, जिसे जनता ले। राहुल गांधी के ये रोड पर चल देने से थोड़े जनता आकर के उनको वोट कर देगी, बिल्कुल नहीं करेगी। राहुल गांधी इटली का जूता है, इटली का मोजा और इटली का टी शर्ट पहन करके यदि सड़क पर घूम जाते हैं तो उससे कोई वोट नहीं आने वाला है, ये मान करके चलिए। कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जहां भी, मैं फिर एक निष्कर्ष के तौर पर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी 6 राज्यों में उसके पास एक विधायक नहीं है 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में नोटा से भी ज्यादा जो है ओवैसी की पार्टी तो उनसे बेहतर की थी। उत्तर प्रदेश आप जरा देख लीजिए, मानव जायसवाल को लेकर इतने बड़े चुनाव में जब ये हालत हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि मानव जायसवाल जो पहली बार में आपने उत्तर नहीं दिया। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं लगभग वही बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, यानी सभी पार्टियों के पास जो विपक्ष में है कमोबेश वही मुद्दे और वही बातें हैं। लेकिन क्या मैंने जो पूछा था कि ममता बनर्जी को, टीएमसी को कांग्रेस का नेतृत्व कबूल है, उनके साथ जाएंगे या विरोध में लड़ेंगे? सर, 2 चीज मैं आपको परिप्रेक्ष्य में बता देना चाहता हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 2024 की जो लड़ाई है वो देश वर्सेस बीजेपी की है। अब वो बीजेपी है कि एनडीए है, ये बीजेपी बाद में तय कर ले, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आंकलन है, बहुत सारे उनके दोस्त मित्र अभी भी हैं और बहुत सुविधा है। नहीं तो जिस तरीके से आप सच्चाई को क्यों नहीं मानना चाहते? मैं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप सच्चाई को क्यों नहीं मानना चाहते? क्या मैं ये कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी, लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी सब लड़ेंगे, 200 रुपए देने पड़ते हैं, वो देश में नहीं है, मतलब देशवासी है ही नहीं। रुकिए, अब मैं बता देना चाहता हूँ, ये पता है, पूरे देश को पता है कि आज कांग्रेस सबसे बड़ी एक ऑपोजिशन पार्टी है। जिस तरीके से उनके जो सीटें हैं, जहां उनके जो पकड़ है, ये सच्चाई है, वास्तविक है। कांग्रेस को आत्मचिंतन अपने को करना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से लड़ना चाहती है, कहां वो टकराना चाहती है बीजेपी से। एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए, एक मजबूत ऑपोजिशन होना चाहिए। और रीजनल पार्टियों का मैं बता देना चाहता हूं, ये मैं भविष्यवाणी नहीं बोलना चाहता, रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले सरकार बनाने में। मैं आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूँ, ये एक नाम है दीदी सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच है जो बंगाल में जितने भी हमारे जो स्कीम्स है, जितने भी हमारे व्यवस्थाएं हैं, वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिस तरीके से लोग देखना चाहे देखें। आज वर्तमान में मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूँ, मैं भाजपा को बोलना चाहता हूँ, सपा को बोलना चाहता हूँ, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, एक कवच आपके पास है पूरे देश में, वो है ममता बनर्जी। एक कवच लेके चलिए, समझ लीजिए। अब इसी से समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। नहीं समझाए आपने, जिसको समझाया मैं सबसे उत्तर लूंगा। और पहला उत्तर मैं अनिल यादव से लेना चाहता हूं। इस सबके बीच एक अपडेट यह है कि कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण कर रहे थे, उनका भाषण खत्म हुआ है और कुछ देर के बाद उसके अपडेट्स भी आएंगे कि उन्होंने क्या कहा, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए अनिल यादव जी कि ऑप्शन एक ही है, कवच पूरे देश में एक ही है, वो ममता बनर्जी है। ये धारण कर लीजिए और मोदी जी को हरा दीजिए। कबूल है आपको? देखिए, हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करते हैं और उन पार्टियों का, विशेषकर जो इस देश में आपसी भाईचारा, प्रेम बढ़ाने की जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उससे सहमत होते हैं। उनका विचार मैं नहीं कह रहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी की मजबूरी नहीं है कि कांग्रेस के साथ आए, सब अपने रास्ते पे जा सकते हैं। लेकिन यदि आप देश को एकजुट देखना चाहते हैं, भाईचारा देखना चाहते हैं, तो आप भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करेंगे, राहुल गांधी जी का समर्थन करेंगे। रही बात वेस्ट बंगाल की, देखिए निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल में ममता जी सरकार में है और मजबूत स्थिति में है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में यही हालत है? क्या तमिलनाडु में यही हालत है? क्या उड़ीसा में यह हालत है? देखिए, क्षेत्रीय दल का अपना इंपॉर्टेंस है, जिसको हम नहीं मना कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे देश में यदि कोई पार्टी लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी से, वो कांग्रेस है। और जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस का सहयोग कर रही है इसमें, वो ये मानिए कि वो देश की लड़ाई में साथ दे रही है। और जो नहीं सहयोग कर रही है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी से या तो डरी हुई है या दबी हुई है। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट इस पे कहना है। अब क्योंकि हम श्याम तिवारी, अब ये देखिए, कोई भी बात अगर मैं कह दूं तो ऐसा ना लगे कि फिर मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं।
फिर आप कहते हैं बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। घनश्याम तिवारी अब ये बात कह रहे हैं कि या तो आप डरे हुए हैं या दबे हुए हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर राहुल गांधी जी के साथ आइए। देखिए, दो बातें हैं। एक तो कुछ आपके, क्योंकि ये राष्ट्रीय चैनल है, इसमें कुछ गलत नहीं जाना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 11 करोड़ लोगों को शौचालय दिए गए। इस देश में 24 करोड़ परिवार हैं। अगेन आपके दर्शक आसपास देखें, इनका कहने का ये मतलब है कि हर 2 में से 1 परिवार को मोदी सरकार शौचालय दे चुकी है, जो कि सरासर झूठ है। ऐसे ही झूठ ये मुद्रा लोन पे बोलते हैं, ऐसे ही झूठ ये किसी भी अन्य स्कीम पर बोलते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हम थोड़े आंकड़े लेकर के आए, आप कहीं से भी आंकड़े लाइए, लेकिन आंकड़े सही लाइए। जैसे अभी कह रहे थे कि 47 करोड़ आंकड़े लाऊं, अखिलेश यादव के दफ्तर से बीच में कंप्लीट करने दीजिए। आपका पॉइंट था, वो चला गया। जनता को जो पसंद आएगा वो कबूल करेंगे। 47 करोड़ लोगों को जनधन खाते दिए गए। इस देश में मैंने कहा 24 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं प्रत्येक परिवार को 8 साल में 2 जनधन खाते दिए गए। अब आप अपने आसपास देखिए, अपने दर्शकों को कह रहा हूं, अपने घर में देखिए, क्या आपके घर में 2 जनधन खाते मोदी सरकार ने खुलवाए हैं? अगर नहीं खुलवाए तो सोचिए कितने बड़े झूठ आपके सामने परोसे जा रहे हैं। जहां तक 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव से पहले 2023 में अनेक राज्यों के चुनाव हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की सीधी टक्कर है। वो चुनाव भी 2024 की बुनियाद तय करेंगे। जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने दम पर 3 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में वोट दिया है। हम समूचे उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपको मोहसिन रजा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि 23 में कांग्रेस का एक तरह से तय हो जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या है, ये 2022 का आधार अखिलेश यादव अपने लिए मानने के लिए तैयार है? क्योंकि सीटों में कन्वर्जन तो नहीं हुआ, वोट मिले, स्वाभाविक है, वोट परसेंटेज बढ़ा आपका। 2022 में समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट दिया। 3 करोड़ कोई मामूली संख्या नहीं है। 3 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को, बताइए ना सर, भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख जीत होती है, हार उसको आपको कबूल करना पड़ेगा। तो क्या ये आप जो कांग्रेस के लिए एक मार्क लगा रहे हैं कि 23 का जो परिणाम होगा वो बताएगा, क्या ये अपने लिए भी लागू होगा? बिल्कुल। जब मैं कह रहा हूं कि 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया, तो हमारे 2024 में हमारा प्रयास होगा कि यही 3 करोड़, कम से कम 4-4.5 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता हमें वोट करेगी। वो लोग जो चाहते हैं कि प्रतिदिन उनके सामने हिंदू मुस्लिम की नफरत न परोसी जाए, प्रतिदिन उनके सामने उनके रोजगार न छीने जाए, उनको और गरीब न किया जाए और उन्हें धोखा न दिया जाए। ठीक है। और बैठक खत्म हुई है कार्यकारिणी की, उसकी भी कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन मोहसिन रजा, ये सवाल बड़ा है। वो कह रहे हैं कि एक तो आंकड़े गलत तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोग हैं जी, इसके जन्मदाता तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं भाई। समाजवादी पार्टी हमको बता रही है हिंदू मुस्लिम ना परोसे, और हिंदू मुस्लिम के जन्मदाता आप हैं भैया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर तो हमने आस्था का विषय था, हमने कहा था हम बनाएंगे, और 24 में जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। आपने तो गोलियां जलवा दी और उसके बाद पार्टी बना ली। अब आप बताइए, आप हमसे कह रहे हैं, अरे भाई हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोगों ने की है, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की है, और जिस तरह से लोगों पर गोलियां चली और लोगों ने जाने खोई आस्था में, तो आस्था पर भी तो चोट समाजवादी पार्टी ने की है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। तुष्टीकरण और भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू की है। देश के अंदर भी अगर गई है तो आपसे गई है। आपको ना आस्था में विश्वास है, ना जनता में विश्वास है। आप सिर्फ लूट में विश्वास रखने वाले लोग थे। ठीक है, एक टिप्पणी करूं। लेकिन एक सवाल ये मोहसिन रजा, आप कह रहे हैं हम सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन मोहसिन रजा भी अगर टिकट मांगे तो टिकट तो नहीं देती ना पार्टी। देखिए, हमने कहा कि मोहसिन रजा बैठे हैं, मोहसिन रजा सरीखे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और देश हित में काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। हमने काम किया है, हम यहां बैठे हैं। हमें आज यहां कार्यकर्ता को एक छोटे से मंत्री भी बनाया, बैठाना। यहां ये लोग तो पैसे ले लेते थे, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए मंत्री बनाने के, टिकट बेचने के पैसे लिए जाते थे। तो कम से कम मान सम्मान के साथ में अगर कहीं कार्यकर्ता है, उसका सम्मान है, तो एक संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है। कलीमुल हफीज,
किसी भी ये बात बिल्कुल सही कही मोहसिन रजा साहब ने। जी आप सवाल कर लीजिए आप अपना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण तो उसके संतुष्ट कार्यकर्ता ही है। अगर कार्यकर्ता संतुष्ट है तो दल भी बड़ी आसानी से चलता है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहने में और करने में इतना फर्क है कि उसने माउथपीस तो बना रखे हैं मुस्लिम्स। हमारे मोहसिन रजा साहब भी माइनॉरिटी से आते हैं और भी कई सारे ऐसे हैं जो अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलते अच्छा है। लेकिन अब इनकी असलियत पे जाइए। पूरे जो भारत सरकार के 59 मंत्रालय हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का ऑफिस मिला के, उसमें 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी क्लास A+ का कोई उससे ऊपर यानी कैबिनेट सेक्रेटरी तक एक भी मुस्लिम ऑफिसर नहीं है। लोकसभा में एक भी मुस्लिम MP नहीं है, एक भी मंत्री नहीं है। अल्पसंख्यक मंत्री भी जो मंत्रालय में मिलता था वो भी इन्होंने छीन लिया। बेचैन हो जाते हैं। अब तीसरे पे आइए। आपने तो सर सुन तो लीजिए। अब आप प्रवक्ता अच्छे हैं और साहब आप प्रवक्ता अच्छे हैं, मैंने आपको मुसलमान भी मान लिया। पूर्वजों ने अब सुन लीजिए ना। अरे अब आप सब सच्चाई तो सुनिए ना। आप ट्रिपल तलाक पे आंसू बहाने वालों की सच्चाई देश को पता लगनी चाहिए ना। कोई किसी CBI, IB, रॉ, ID, आज तो IT किसी का हेड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट यानी जहां जहां सरकार का दखल हो सकता था वहां कोई मुस्लिम नहीं है। इन्होंने अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को एब्सोल्यूट कर दिया। उनके बच्चों की स्कॉलरशिप छीन ली। क्लास 8 तक की जो स्कॉलरशिप थी सब खत्म कर दी। जो हायर स्टडीज के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी वो छीन ली इन्होंने। यानी इतना जुल्म किया इन्होंने। उसके बाद हमारे कल्चरल पे हमला किया। हमारी अजान, हमारे रोजे, हमारा खाना, हमारा पहनना, हमारा यानी हर चीज पे इनको तकलीफ। लेकिन बोलने के लिए बिठा देते हैं एक मुस्लिम नाम का व्यक्ति। तो देश गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कलीमुल हफीज से क्या छीन लिया? गुमराह करने वाली पार्टी है। मैं आऊंगा मानव जायसवाल साहब आपके पास, लेकिन कलीमुल हफीज जी आपसे क्या छीन लिया? आप नमाज नहीं पढ़ पाते, क्या छीन लिया आपसे? आप रोजा नहीं रख पाते? मुझ पे मेरे गरीब भाई के घर पे बुलडोजर चला दिया। मेरी गरीब बहन के बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ दिया। वो अपराध करने वाले को भाई कहते हैं आप। अपराध करने वाले को आप भाई कहते हैं? नहीं, मेरी जो बहन बिल्किस थी उसका क्या कसूर था? मेरी बहन जो बिल्किस थी उसके बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ा और इन्हें शर्म नहीं आती टीवी पे बैठ के ये बताएं क्यों छोड़ा उन्होंने? अभी हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। बिल्किस के जो घरवाले थे एक भी उदाहरण राम मोहन जी अब एक बात उन्होंने छेड़ी है तो सुन लीजिए। हमारी बात तो सुन लीजिए। कलीम साहब बताइए, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कलीम साहब, हमें देश के अंदर कोई ऐसा संगठन हमारे बता दीजिए जो लोगों को हिंदू बनाता हो। हम आपको ऐसे 50 संगठन दिखाएंगे जो लोगों को धर्मांतरण कराते हैं। लेकिन ये बात अब आप हमसे सुन लीजिए। मैं नहीं चाहूंगा कि रागी जी कहें, मैं नहीं चाहूंगा राम मोहन जी कहें। सच्चाई ये है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि इस देश में कभी भी कोई संगठन आप हमें दिखा नहीं सकते जो हिंदू बनाने के लिए लोगों को खड़े होते हों। लेकिन मुसलमान बनाने के लिए आप जैसे तमाम लोग खड़े हैं जो धर्मांतर भी कराते हैं, अवैध धर्मांतरण कराते हैं, और उसके सबके सब आप लोग एक साथ खड़े होते हैं। ये उसी का है परिणाम जो आप आज हमारी कौम को पीछे किए हुए हैं। ये तो धन्यवाद दूंगा मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कि उन्होंने आज कम से कम बराबर के दर्जे पर रखा है, मुख्य धारा से जोड़ने ठीक है। प्रिविलेज की बात, अगर प्रिविलेज आप चाहते हैं और प्रिविलेज घटा है तो उसको लेकर सरकार उत्तर देगी। लेकिन आप ये चाहते हैं, आप ये अगर नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, रोजा नहीं, तो डराने की कोशिश मत कीजिए। केवल इतनी सी बात है। मानव जायसवाल के पास में चलता हूं। जायसवाल साहब बताएं। सर इस तरीके से टिप्पणीबाजी करते हैं ना भाजपाई वाले, कोई भी स्वीपिंग रिमार्क्स दे देना, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। जो पहले तो भारतीय झुट्टा पार्टी जो है, इनके नेता है ना प्रमुख प्रचारक, दावोस में जाके बोलते हैं 600 करोड़ लोगों ने इनको वोट दिया था। अरे 600 करोड़ लोग कहां से आए थे? ठीक उसी तरीके से जहां 11 करोड़ टॉयलेट बन जाते हैं, जहां 43 करोड़ लोगों को अब हम देश के कोने-कोने में सुरक्षा देते हैं। जहां जाके आप तो घुसपैठियों को पालते हैं, आतंकियों को महिमा मंडित करते हैं। आप तो सीधी तौर पर सरकार में जगह उनके दम पे सरकारें बनाते हैं। आप
आपकी सरकार भाजपा सरकार में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ये वो आपको सहयोग करते हैं तो आपकी सरकार बनती है। हम देशवासियों की सरकार देशवासियों के वोट से बनाते हैं और आतंकियों को मार गिराते हैं, हम वो सरकार चलाते हैं। ये अपने पुराने मित्र जो है ना आपके अपने पार्टियों में जो बड़े बड़े नेता हैं, पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते पसीना हैं दिया कि है देश के लोग सुरक्षित रहें और आप देश में घुसपैठ और सबसे बड़ी बात ये मीडिया पे तो भरोसा करते ही नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि मीडिया को कैसे काबिज करना है। सुबह शाम दिन रात एक एक करके मीडिया को खरीद रहे हैं कि भाई जो बोलेगा मेरा भोपू बोलेगा। सुन लीजिए, देश जाग चुका है, अब 2019 का पुलवामा नहीं होगा, और अगर हुआ तो ये याद रखिएगा ये आपका षड्यंत्र होगा। 56 इंच का सीना सिर्फ नाम का नहीं, वो देश को पूरा ले गए हैं आज 8 वर्षों में, इसलिए सारे विपक्षी दल परेशान हैं। सारे विपक्षी दल परेशान हैं कि आदरणीय मोदी जी कर क्या रहे हैं पूरे दुनिया में। देखिए राजनीति कीजिए मनोज जायसवाल, आपकी सारी बातें मैंने इस मंच से जाने दी, आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी सारी बातें जाने दी, लेकिन आप जब पुलवामा को लेकर टिप्पणी करें तो यह भी देखें कि वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश के सशस्त्र बलों की है, हमारे देश की सेना की है, और सेना किसी पार्टी के हिसाब से नहीं चलती है। सेना कोई विस्फोट नहीं करवाती है। तो कुल मिलाकर कुछ टिप्पणियां हिसाब किताब से कीजिए। वहां कोई बीजेपी का नेता बम रखने जाएगा और सेना नहीं रोकेगी, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी बात करेंगे और चलेगा, ये नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज, मैंने कहा कि कुछ रिमार्क छोड़ दीजिए, बाकी चीजों पर पॉलिटिक्स करिए, और आपका काम राजनीति करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति बम रखने के लिए जाएगा, हमारे देश की सेना उसको रोकेगी, वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो। ये मत बताइए आप कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इधर उधर की टिप्पणियां मत कीजिए। मैंने देश की सेना पे, सीआरपीएफ पे, सीआईएसएफ पे, इन पे भरोसा कीजिए। एक एक जवान वहां अपनी जान लगा के खड़ा रहता है कश्मीर में, और आप यहां बता रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है। प्लीज उस पर टिप्पणी मत कीजिए, बाकी सारी चीजें मैं पॉलिटिकली आपकी मान लूंगा। मनोबल तोड़ते हैं ये सुरक्षा कर्मियों और संगीत राग जी जी ठीक, जायसवाल साहब संगीत राग। देखिए राम मोहन जी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके एजेंडे में क्षेत्रवाद है, अल्पसंख्यकवाद है और जातिवाद है। ये तीन फैक्टर, और बंगाल के केस में जो घुसपैठवाद है और घुसपैठियों को नागरिकतावाद देने के ये चार प्रमुख मुद्दे हैं। प्लीज धैर्य रखिए, इतना दर्द क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो आप एजेंडा देखेंगे, यदि पूरे एजेंडे को देखेंगे तो राम, रोटी और राष्ट्रवाद, ये तीन उसके प्लैंक मूलतः हैं। जब मैं राम कह रहा हूं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब मैं राम की बात करता हूं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जब रोटी की बात करता हूं तो डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय, और तीसरी बात जो राष्ट्रवाद है जिसको हम मैस्कुलिन, जिसको नेशनलिज्म कहते हैं। जिस पाकिस्तान ने घुसपैठ किया तो हम उसको जवाब देंगे, यदि किसी और ने किया तो हम टिट फॉर टैट करेंगे। जायसवाल साहब, हम भारत को नारेबाजी पे प्लीज, हम भारत को विश्व के पटल पर एक डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में खड़ा करने और उसको एक श्रेष्ठ भारत के रूप में खड़ा करने, उसके वजूद को दुनिया एक्सेप्ट करे। सुन नहीं पा रहे, प्लीज प्लीज एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए रागी साहब को। फिर मैं दो और मेहमान हैं, अनिल यादव जी, उनके पास जाना है मुझे जी। मैं बहुत छोटी टिप्पणी कर रहा हूं। देखिए, यदि आप पूरे इनके इलेक्शन स्ट्रेटजी और पूरे जो डिस्कोर्स है, विमर्श है, उसको यदि आप समराइज करना चाहें तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रवाद, अल्पसंख्यकवाद, जातिवाद और घुसपैठवाद, ये चार उनके महत्वपूर्ण जो हैं वो स्टैंड है, पावरफुल फैक्टर हैं उनके। यदि आप नरेंद्र मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें तो उनके साथ राम, रोटी और राष्ट्रवाद, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर के मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर ये है। ठीक है, और यही दोनों के बीच में लड़ाई होनी है। मुझे लगता है कि जो पहली है वो भारत को पीछे धकेलेगी, और राम, रोटी और राष्ट्रवाद जो है भारत को आगे ले जाएगी। पिछले 10-15 सालों में अयोध्या मूवमेंट के बाद इसी की विजय हुई है, और आने वाला भारत भी जो है इसी रास्ते पर चलेगा। और 2024 में मुझे लगता है कोई नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प दिखता नहीं है। अनिल यादव जी, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प संगीत रागी साहब कह रहे हैं दिखता नहीं, और उसकी वजह यह है राम को भी लेकर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद भी लेकर चल रहे हैं, और गरीब आदमी को भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं।
देखिए, जब गरीब की जो कमाई है, जो नौकरी है, वो छीन ली, तो उसे जो ये आटा देने की बात कर रहे हैं, यदि उसे भोजन कहते हैं तो बड़ी, मुझे लगता है कि निंदनीय बात है। देखिए, मैंने अभी आपकी डिबेट पूरी देखी। जब ये डिबेट शुरू हुई, शर्मा जी, वाकई में आप विश्वास कीजिएगा, मुझे लगा आज बड़ी बढ़िया डिबेट हो रही है। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हो रही है, रोजगार पर चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, तमाम तरह की चीजों पे, यहाँ पर महंगाई पे चर्चा हुई, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन आप देखिए किस तरीके से आपने मुद्दों पे बात की, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने और AIMIM के प्रवक्ता ने अंत तक इसे हिंदू मुस्लिम ला दिया। वही काम संगीत रागी जी उसमें जो छौक लगाते हैं उसको हिंदू मुस्लिम। अनिल यादव जी, देखिए, आप सच्चाई से दूर हो सकते हैं क्या? आप ये बताइए, ये बताइए कि जमीन पे इतनी तरह की चर्चा होती है, इससे आप दूर नहीं जा सकते। हो सकता है कि बीजेपी प्रवक्ता वो बात ना कहते या कलीमुल हफीज वो बात ना कहते, लेकिन सच्चाई यही है। आपने मोहसिन रजा साहब को लगातार भाषण देने का मौका दिया, मुझे आप 10 सेकंड प्लीज बोलिए ना। हाँ, प्लीज बोलिए। देखिए, हम अभी मोहसिन रजा साहब को सुन रहे थे, लगातार उन्होंने, जब भी उन्हें 3 बार बोलने का मौका मिला, लगातार उन्होंने बात करी कि नड्डा जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज मोदी जी की सरकार है, सिफर में रहेंगे, दोनों ही जगह आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिटी बनी है, वहाँ अपराध से स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में है, मुझे नाम गिनवाए स्मार्ट सिटी, लेकिन हम सुरक्षा देंगे, चिंता मत करिए। कितने एम्स जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, ये उसका जवाब दे, मैं मान जाऊंगा। कितने विश्वविद्यालय इन्होंने उत्तर प्रदेश में बना दिए, मोदी जी ने या योगी जी ने, ये उसका जवाब दे, मैं मान जाऊंगा उस बात को। देखिए, चिल्लाने से बात नहीं होती, ठीक है, चिल्लाने से, अरे मोहसिन रजा साहब, चिल्लाने से बात नहीं होती। और ये जो आप गरीबी की बात करते हैं ना, 40,000 का मफलर पहन के, गुची का मफलर पहन के जब आप गरीबी की बात करते हो ना, तो जो लोग आपको देख रहे हैं वो हंसते हैं और उनको दुख होता है कि मोदी जी को चुना तो इसलिए था कि गरीबों का काम करेंगे, गरीबों का विकास करेंगे, लेकिन विकास जो है अनिल यादव साहब मंत्रियों का हो गया। नजर भी पार की है, वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मफलर कितने का है और कितने का, और फिर कोई टी शर्ट पे सवाल पूछ ले तो दिक्कत होती है। खैर, इसी नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक बड़ी बात जो कह रहे थे घनश्याम तिवारी, कि अगर आपके आसपास मेडिकल कॉलेज बढ़े हों तो आपको लगे कि सरकार बढ़िया काम कर रही है। अगर आपके आसपास लोगों को घर मिला हो, ODF हुआ हो, यानी कि खुले में शौच ना जाना पड़ता हो, तो आप सरकार की तरफ चले जाइए। और ऐसी कई सुविधाएं जो सरकार कहती है कि मिल रही हैं, अगर ना मिल रही हो तो फिर आपको विपक्ष की ओर देख लेना चाहिए। लेकिन यह भी कि विपक्ष में नेता कौन बनने वाला है, इसको लेकर अभी लड़ाई है, और उसके आधार पर ही जब वो लड़ाई में कोई एक चेहरा निकलेगा तो फिर चुनाव 2 तरफ होगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ वो दूसरा चेहरा। ताल ठोक के मैं अभी के लिए बस इतना ही।